हेलो फ्रेंड्स, पहल क्लासेस वीएनएस में आप सभी का स्वागत है। भारतीय राजनीतिक विचारकों की इस सीरीज़ में आज हम लोग आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक महात्मा गांधी का अध्ययन करेंगे। महात्मा गांधी के बारे में अगर हम लोग देखें तो नॉर्मली रूप से हम उन्हें जानते हैं कि बापू के नाम से प्रसिद्ध, राष्ट्रपिता के और महात्मा के नाम से पॉपुलर हैं, प्रसिद्ध हैं, उनको जाना जाता है। लेकिन महात्मा गांधी आधुनिक भारतीय जो चिंतन है उसमें महान जननायक, समाज सुधारक और एक दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में जाने जाते हैं। महात्मा गांधी का चिंतन जो है वो न केवल जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चला था उस दौरान उनका प्रभाव रहा, बल्कि इसके साथ ही साथ वर्तमान समय की जो जटिल समस्याएं हैं उनके समाधान में भी गांधी का चिंतन महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इनका जो चिंतन है वो किसी भी समस्या के अस्थायी निदान नहीं बल्कि स्थायी निदान की बात करता है। तो महात्मा गांधी के सबसे पहले हम लोग महात्मा गांधी के जीवन परिचय की बात कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जो जन्म देखें हम लोग तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और इनकी शिक्षा उसके बाद हम लोग देखें तो इनकी शिक्षा दीक्षा की बात होती है तो इन्होंने अपना जो व्यावसायिक जीवन रहा, फिलहाल इन्होंने 1891 में बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करते हैं। 1891 में बैरिस्टर की पढ़ाई टेम्पल इन से करते हैं। टेम्पल इन कॉलेज था, वहाँ से इन्होंने अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसके पश्चात 2 साल बाद इन्होंने इनका जो बैरिस्ट्री वाला जीवन रहा उसको वो कार्य रूप में परिणत करने के लिए 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। अब्दुल्ला व्यापारी एक रहता है, उसका केस लड़ने के लिए। फिर इनका शुरुआती दौर में अगर हम लोग देखें इनका जीवन परिचय जो रहा, शुरुआती इनकी शिक्षा दीक्षा तो इनके घर पे ही होती है। फिर उसके बाद वो वही बैरिस्ट्री की शिक्षा लेने इंग्लैंड चले जाते हैं, वहाँ से शिक्षा दीक्षा लेते हैं। फिर उसको जो बैरिस्ट्री की शिक्षा प्रदान करते हैं उसकी प्रैक्टिस करने के लिए वो अलग अलग मतलब मुंबई में जाते हैं, फिर वहाँ पे सफल नहीं होते हैं। तो उसी दौरान 1893 में इनको एक केस मिलता है, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, वहाँ पे एक व्यापारी है। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यापारी था अब्दुल्ला, उसी का केस लड़ने ये वहाँ पर जाते हैं। और यही दक्षिण अफ्रीका में जाना ही इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा, जिससे इनके जो चिंतन है, जो समाज देश की जो जितने भी आंदोलन हुए उसकी अगर सीख हम लोग शुरुआती दौर में देखें तो वो दक्षिण अफ्रीका में ही प्राप्त करते हैं। तो उसके पश्चात ये गांधी जी जब इस केस को लड़ने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका में जाते हैं तो वहीं पर वो 1893 से लेकर लगभग 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में ही रहते हैं। 1893 में ये जब केस लड़ने गए तो इसका डिसीजन हो जाता है, इनके पक्ष में आता है, फिर ये चले आते हैं। लेकिन उसी दौरान जब वो वहाँ पर रहते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति रहती है उन सब चीज़ों को देखकर वो बहुत आहत होते हैं और उस असमानता, रंग भेद नीति, छुआछूत की जो प्रथा थी उसको समाप्त करने के लिए इन्होंने कदम उठाया। तो फिर उसके बाद उसी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका में कई सारे कार्य करते हैं, जिसमें से हम लोग देखें सबसे पहले इन्होंने 1894 में
दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। नेटाल इंडियन कांग्रेस, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं 22 अगस्त 1894 को। फिर उसके पश्चात हम देखें तो 1904 में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। इन्होंने किया फिनिक्स आश्रम दक्षिण अफ्रीका में ही, दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में, अफ्रीका के ट्रांसवाल में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। फिर इसके पश्चात हम लोग देखें तो उससे पहले ही दक्षिण अफ्रीका में जुलू विद्रोह और बोअर युद्ध होता है, उसमें वो शामिल होते हैं। 1899 में बोअर युद्ध होता है, बोअर युद्ध में शामिल होते हैं। जो जुलू विद्रोह और बोअर युद्ध होता है, इसमें अफ्रीकी और अंग्रेज़ों के साथ होता है। तो वहाँ पर इस युद्ध के दौरान जो घायल लोग थे उनकी सेवा करने का कार्य गांधी ने किया वहाँ पर। फिर उसके पश्चात हम लोग देखें तो वहाँ की इस परिस्थितियों को देखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी के द्वारा 2 समाचार पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया, जिसमें से पत्रिका हैं 2 इनकी दक्षिण अफ्रीका में ही पब्लिश किए। इंडिया में भी कुछ पत्रिकाओं को भी वो शुरू करते हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने 2 पत्रिका शुरू की, इंडियन ओपिनियन और ग्रीन पैम्फलेट। इंडियन ओपिनियन की शुरुआत स्पेशली 4 जून 1906 से इन्होंने 1903 से इन्होंने इंडियन ओपिनियन की शुरुआत की। फिर उसके बाद ग्रीन पैम्फलेट को भी 9 जुलाई 1896 से ये करते हैं। इन पत्रिकाओं के माध्यम से वो वहाँ के लोगों को जो विषमता थी उसके प्रति जागरूक किया करते थे, यही इनका उद्देश्य था। उसके पश्चात हम लोग देखें तो इसके साथ ही साथ आगे का उनका जो चरण रहा है उसमें इन्होंने और 1910 में इन्होंने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना किया। टॉलस्टॉय फर्म 1910 में इन्होंने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। फिर उसके बाद हम लोग देखें तो इनका जो 1910 उसके पश्चात 1900 अब दक्षिण अफ्रीका में स्पेशली वो 1893 से 1914 तक रहते हैं। फिर उसके बाद आगे का जब हम लोग देखेंगे जो उनका कार्य रहा है, स्पेशली 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया वापस आ जाते हैं। 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आ जाते हैं। इसी वजह से 9 जनवरी 1915 को ही हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से इंडिया आए थे और प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत 2003 से हुई। इसके बाद हम लोग देखें तो 1915 में ही उन्होंने 1915 में इंडिया वापस आने के बाद इन्होंने सत्याग्रह आश्रम, जिसे कोचराब स्थान पर अहमदाबाद के कोचराम सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की अहमदाबाद के कोचराम में। इसी वजह से इसको कोचराब आश्रम भी कहा जाता है। अहमदाबाद के कोचराब में एक आश्रम की स्थापना करते हैं। कुछ समय पश्चात लगभग 1917 में ही इसी आश्रम का बदल करके नाम
साबरमती नदी के किनारे स्थापित कर दिया गया, साबरमती आश्रम के नाम से, साबरमती आश्रम। इसका स्थानांतरित करके अहमदाबाद के जो कोचराब में था, स्थानांतरित करके इसको साबरमती नदी के किनारे स्थापित कर दिया गया, साबरमती आश्रम के नाम से। 1900 फिर उसके साथ ही इससे रिलेटेड और फैक्ट हम लोग देखें तो 1915 में ही गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि मिलती है, जो मिली 1915 में गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी, जिसको वो बाद में वापस भी कर देते हैं जब जलियांवाला हत्याकांड होता है। केसर-ए-हिंद की उपाधि मिलती है उसके पश्चात जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो इस उपाधि को वो वापस भी कर देते हैं। और 1917 फिर आगे हम लोग देखें तो 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किए हैं। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण जो सत्याग्रह है ये स्पेशली बिहार में हुआ था, और इस सत्याग्रह में वो एक राजकुमार शुक्ल थे, इनके बुलावे पर जाते हैं। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी जाते हैं। ये जो सत्याग्रह था स्पेशली इनका प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में माना जाता है कि गांधी जी का यह प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इस सत्याग्रह में स्पेशली चंपारण सत्याग्रह जो था, इसमें तीन कठिया प्रथा थी उसके विरुद्ध ये शुरू किया गया था। उसी के विरोध में ये आंदोलन किया जा रहा था कि जो कृषक थे उनको तीन कठिया जो ली जाती थी उसका विरोध करने के लिए, उसी मजदूरों के समर्थन में, स्पेशली किसानों के समर्थन में ये वहाँ पर जाते हैं राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर। और इसी से रिलेटेड एक रिसेंटली में अगर हम लोग फैक्ट देखें तो 2017 में ही इसके 100 वर्ष पूरा होने पर, चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरा होने पर 2017 में चंपारण शताब्दी मनाई गई है। चंपारण शताब्दी वर्ष के रूप में जयंती मनाई गई है। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन होता है। फरवरी 1918 में स्पेशली अहमदाबाद मिल आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन होता है। यह जो प्लेग बोनस के लिए ये आंदोलन हुआ था इसमें, और ये इनका प्रथम भूख हड़ताल के रूप में जाना जाता है। 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह हुआ है। खेड़ा सत्याग्रह शामिल होते हैं, इसको किया गया, ये गुजरात में हुआ था। इसको गांधी जी का प्रथम असहयोग जो आंदोलन था उसके रूप में जाना जाता है। फिर 1919 में अगर ये हम लोग देखें तो इसके पश्चात 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध इन्होंने सत्याग्रह किया था, जिसको प्रथम जन आंदोलन के रूप में जाना जाता है। रॉलेट एक्ट 1919 में आता है। इसके विरोध में इन्होंने सबसे बड़ा माना जाता है, इसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि गांधी जी के द्वारा कौन सा ऐसा आंदोलन है जो पूरा व्यापक स्तर पर जन आंदोलन के रूप में माना जाता है। तो प्रथम सत्याग्रह जो उनका 1919 के जो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जब इन्होंने लागू किया था, तो यही इनका प्रथम जन आंदोलन था। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह करते हैं, विरुद्ध सत्याग्रह, जो कि इनका प्रथम जन आंदोलन था।
प्रथम जन आंदोलन था। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसी के विरोध में जब रॉलेट एक्ट होता है, इसी के विरोध में वो अपना केसरी हिंद की उपाधि वाला जो मेडल, केसरी हिंद की जो उपाधि रहती है उसको वापस करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखें तो 1920 में इन्होंने अपना असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन शुरू किया। 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसका नारा इनका स्पेशली ये जो मतलब आंदोलन जो शुरू करते हैं, इसका नारा था कि स्वराज्य एक वर्ष में, स्वराज्य एक वर्ष में, स्वराज एक वर्ष में। फिर उसके बाद पश्चात अगर हम लोग देखें तो 1920 में शुरू किया इन्होंने, फिर बीच में चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिसके पश्चात इन्होंने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। फिर 1930 में इन्होंने सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और इस जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसका नारा था कि अभी या कभी नहीं, अभी या कभी नहीं, अभी या कभी नहीं। उसके बाद लगातार अगर हम लोग फैक्ट की स्टडी में अगर हम लोग देखें तो 1920 में असहयोग आंदोलन, जिसका नारा स्वराज्य एक वर्ष में। फिर उसके बाद 1930 में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जिसका नारा अभी या कभी नहीं। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसके बाद पश्चात उनका जो आंदोलन रहा है वो 1930 में इनका नमक सत्याग्रह, 1930 में आंदोलनों की श्रेणी में अगर हम लोग देखें तो 1930 में इन्होंने नमक आंदोलन, नमक सत्याग्रह और दांडी यात्रा, नमक आंदोलन और दांडी मार्च यात्रा इनकी थी। दांडी मार्च, ये था दांडी मार्च था। फिर उसके बाद अगर हम ये जो दांडी मार्च था, इनका टाइम पीरियड अगर हम लोग देखें तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 है। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। फिर 1930 में नमक आंदोलन, दांडी मार्च शुरू किए। उसका समय 12 मार्च, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कितने समय से कितने, मतलब तारीख कितने समय से कितने समय तक था। फिर 1931 में हम लोग देखें तो गांधी इरविन समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता होता है। उसके पश्चात ही अगर हम लोग देखें, इस दौरान में राष्ट्रीय आंदोलन के समय में हम लोग देखें तो इसी समय में जो राउंड गोल मेज सम्मेलन हो रहा था वो भी चल ही रहा था। 1930 में पहला होता है, 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। तो गांधी जी इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में से जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन यानी कि 1931 का जो गोलमेज सम्मेलन था, 1931 का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो होता है, इसमें गांधी जी कांग्रेस की तरफ से पार्टिसिपेट करते हैं, कांग्रेस की तरफ से भाग लेते हैं, तरफ से इसमें जाते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखें 1930-31 का ये फैक्ट रहा। फिर 1932 में अगर हम लोग देखें तो इनके साथ दो है कि क्योंकि 1932 में ही आप देखेंगे जो मैकडोनाल्ड व सांप्रदायिक पंचायत था वो हुआ था। मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत हुआ है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के लिए
हिंदुओं से अलग दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग करते हैं। फिर इसी के विरोध में, इसी के चूंकि अंबेडकर अलग निर्वाचन की मांग, पृथक निर्वाचन की मांग करते हैं, वहीं गांधी इस बात से सहमत नहीं थे, तो वो यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। फिर उसी के पश्चात 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट होता है। गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट होता है। फिर उसके बाद जो पूना पैक्ट हुआ था, अंबेडकर और गांधी के पूना पैक्ट के बाद गांधी ने जीडी बिरला की अध्यक्षता में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ की स्थापना किया। इसी पूना पैक्ट के होने के पश्चात ही जीडी बिरला, गांधी जी ने जीडी बिरला की अध्यक्षता में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ विरोधी संघ की स्थापना किए। विरोधी संघ की स्थापना करते हैं जीडी बिरला की अध्यक्षता में। जब भी पूना पैक्ट होता है, इसके बाद ही अगर हम लोग बाद में देखें तो इसी का नाम बाद में बदल के हरिजन सेवक संघ ही इसमें कर दिया जाता है। फिर 1936 में अगर हम लोग देखें तो 1936 में गांधी जी ने सेवाग्राम आश्रम की स्थापना किए हैं। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना किए हैं इन्होंने महाराष्ट्र के वर्धा में। महाराष्ट्र के वर्धा में गांधी जी के द्वारा सेवाग्राम आश्रम की स्थापना हुई है। फिर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये सभी फैक्ट इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम्स में, अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे जाते रहते हैं, इस वजह से एक जगह इसको कर दिया जा रहा है। फिर इसके साथ ही 1936 में सेवाग्राम आश्रम, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो उनका एक तीसरा महत्वपूर्ण आंदोलन, चूँकि पहला असहयोग, दूसरा सविनय, तीसरा सबसे बड़ा भारत छोड़ो, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया है उन्होंने। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया। इसी में उन्होंने डू और डाई, करो या मरो का नारा देते हैं। इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा उन्होंने दिया। डू और डाई, गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को की गई। 8 या 9 दोनों में मिला के है, और इसको अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। और ये तो रहा उनका जो कार्य रूप में उनके जो फैक्ट हैं रिलेटेड एक जगह। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हम लोग गांधी के बारे में उपाधियों की बात कर लेते हैं। जैसे गांधी का नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन इनको महात्मा, राष्ट्रपिता, अन्य कई नामों से जाना जाता है। तो ये नाम जो दिए गए हैं वो अलग अलग लोगों के द्वारा दिया गया है। जैसे गांधी जी को महात्मा उपाधि, गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, के द्वारा कहा गया।
महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। और इसके बाद हम लोग देखें तो इनसे रिलेटेड एक और फैक्ट हम लोग मिस कर रहे हैं कि गांधी जी के बारे में अगर देखा जाए तो पूछा जाता है कि क्या इन्होंने किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता की है। तो हाँ, गांधी 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन था कांग्रेस का, गांधी 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई है। यही एकमात्र ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो अब हम लोग देख लेते हैं कि गांधी का जो चिंतन रहा वो स्पेशली किसी एक से प्रभावित नहीं, बल्कि इनके चिंतन का जो आधार बना वो अलग अलग लोगों के व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं को पढ़ने से इनकी चिंतन विकसित हुआ है। तो उसमें अब हम लोग देख लेते हैं कि इनके चिंतन पर किन लोगों का प्रभाव पड़ा है। ये रही उपाधियां महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया है। अब ये किन किन लोगों से प्रभावित थे उसको देखते हैं। तो गांधी जी की अगर हम लोग बात करें तो वो किसी एक धर्म की पक्षधर नहीं थे, क्योंकि वो जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में कई केस को सॉल्व करने के दौरान उनको कई मौके मिलते हैं कि जैसे वो ईसाई टेस्टामेंट जो है उसको पढ़ें, फिर अलग अलग जैन बौद्ध अलग अलग धर्मों का वो अध्ययन करते हैं और उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो उसमें से हम लोग देखते हैं कि जो गांधी जी प्रभावित हुए हैं, स्पेशली उन्होंने अलग अलग जैसे जैन धर्म से उन्होंने अहिंसा, बौद्ध से अस्तेय अपरिग्रह जो कॉन्सेप्ट है, अस्तेय अपरिग्रह, गीता और रामायण से भी प्रभावित हैं, उनसे भी इनका कॉन्सेप्ट है। बौद्ध धर्म, वैष्णव जो धर्म है उससे भी बंधुत्व, वैष्णव से विश्व बंधुत्व को लेते हैं। और इसके साथ ही साथ वो अलग अलग लोगों के, अलग अलग विचारकों के विचारों से प्रभावित है। इसमें अगर हम लोग देखें तो वो अपनी माँ से भी प्रभावित हैं। गांधी जी के बारे में कहते हैं कि मेरे अंदर जो सच्चाई है, सत्य धर्म की जो लड़ने के लिए जो इच्छा मतलब शक्ति है वो मेरी माता से ही मुझे मिली है, पिता से नहीं। इसके साथ अब हम लोग देखते हैं कि वो अलग अलग जैसे यूएसए के एक हैं विचार डेविड थोरो, इनकी रचनाओं से वो बहुत प्रभावित हैं। डेविड थोरो यूएसए के हैं। इनका जो गांधी जी जो प्रभावित हुए हैं, इनसे इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मतलब सविनय अवज्ञा को स्वीकार किए हैं, सविनय अवज्ञा को ग्रहण किए हैं और निष्क्रिय प्रतिरोध, सविनय अवज्ञा और निष्क्रिय प्रतिरोध लिए हैं इन्होंने। किससे? थोरो से। निष्क्रिय प्रतिरोध, सिविल डिसओबीडियंस। इनकी बुक है थोरो की ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। थोरो की बुक है, उसको पढ़ा था इन्होंने और उससे प्रभावित हुए। ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, सिविल डिसओबीडियंस इससे प्रभावित थे। इसके साथ ही वो जॉन रस्किन से भी ज़्यादा प्रभावित है। जॉन रस्किन से इन्होंने शारीरिक श्रम और सर्वोदय का कॉन्सेप्ट लिया है। शारीरिक श्रम जिसको ब्रेड लेबर कहते हैं,
ब्रेड लेबर, शारीरिक श्रम और सर्वोदय का कॉन्सेप्ट इन्होंने इनसे लिया है, इनकी रचनाओं से पढ़कर प्रभावित हुए और ये कॉन्सेप्ट लिए। जैसे शारीरिक श्रम का कहने का मतलब है उनका ब्रेड लेबर्स का कॉन्सेप्ट ये है, गांधी कहते हैं कि प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को अपनी भौतिक आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन करने के लिए शारीरिक श्रम करना चाहिए। मतलब वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य खुद से करना चाहिए। जैसे कि उनकी जब हम लोग ऑटोबायोग्राफी जब पढ़ेंगे माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, तो उसमें हम लोग पाते हैं कि गांधी जी हर एक छोटे से छोटा कार्य खुद ही करते थे, चाहे वो उनका कपड़ा धुलने का हो, चाहे मतलब जितना भी उनसे रिलेटेड जो भी उनका खुद का काम हुआ करता था वो खुद करते थे। इसी वजह से, क्योंकि वो शारीरिक श्रम को इम्पोर्टेंस देते हैं और कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य खुद से करना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने जो सर्वोदय का कॉन्सेप्ट लिया इन्हीं से, तो सर्वोदय का कहने का सेंस है अनटू द लास्ट। उनकी एक बुक है, रस्किन की बुक है अनटू द लास्ट, इससे प्रभावित वो थे। इसमें लिखा गया है जॉन रस्किन के अनटू दिस लास्ट में कि वकील के कार्य का भी वही महत्व है जो एक नाई के कार्य का है। मतलब वो किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा के दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। प्रत्येक कार्य का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, उसका अपना एक महत्व होता है, उसको करना चाहिए। और उनके जॉन रस्किन के अनटू दिस लास्ट का इन्होंने गुजराती में अनुवाद अंत्योदय के नाम से किया। इसका इन्होंने अनुवाद भी किया गुजराती भाषा में, अंत्योदय। तो रस्किन और थोरो का प्रभाव उनके ऊपर ज़्यादा पड़ता है। फिर इसके साथ ही साथ जॉन रस्किन ब्रिटेन के थे, थोरो यूएसए के थे, और एक हैं टॉलस्टॉय जो कि यूएसएसआर के हैं। टॉलस्टॉय, इनसे भी ये प्रभावित हैं गांधी जी। टॉलस्टॉय के गॉड विद इन यू, इस कॉन्सेप्ट से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। गॉड्स विद इन यू यानी कि ईश्वर तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भीतर है, गॉड विद इन यू, ईश्वर तुम्हारे भीतर है। इनका एक उपन्यास है टॉलस्टॉय का नॉवेल वॉर एंड पीस, इससे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, इसका अध्ययन करते हैं और इससे प्रभावित हैं गांधी जी। इसी टॉलस्टॉय से ही उन्होंने जो दार्शनिक अराजकतावाद का कॉन्सेप्ट है, इनको गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है, वो इन्होंने इनसे ही लिया है, वो विचार इन्हीं से ग्रहण किया हुआ। टॉलस्टॉय से ही गांधी जी इस कॉन्सेप्ट को ग्रहण किए हैं। और इसी के साथ हम लोग देखें तो एक विचारक है गोपीनाथ धवन। गोपीनाथ धवन इन्होंने गांधी पर अपना मतलब सर्वप्रथम पहला शोध किया। इनकी बुक है, गोपीनाथ धवन की बुक है द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा, पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। इसमें इन्होंने बताया है कि जो गांधी हैं वो दार्शनिक अराजकतावादी हैं, महात्मा गांधी। इसी गोपीनाथ धवन ने ही अपना शोध प्रस्तुत किया और अपनी इस पुस्तक में द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी, इसमें इन्होंने दार्शनिक अराजकतावादी बताया गांधी को। इसके साथ ही साथ हम लोग देखें तो ये इनका जो प्रभावित होने की जो श्रेणी चल रही थी कि चाहे वो बौद्ध धर्म हो, वैष्णव धर्म हो, और चाहे रस्किन, थोरो, टॉलस्टॉय, इन सब से प्रभावित है। इसके साथ ही साथ हम लोग देखें तो वो यूनानी लेखक प्लेटो से भी प्रभावित हैं। प्लेटो की बुक जो थी एपोलॉजी, प्लेटो की जो बुक है एपोलॉजी, जिसमें शुकरात के बारे में वर्णन किया गया है, इसका इन्होंने गुजराती भाषा में अनुवाद किया शक्तिवीर की कथा के नाम से।
अपोलॉजी का अनुवाद ये करते हैं गुजराती भाषा में सत्यवीर की कथा के नाम से। इसमें सुकरात के बारे में वर्णन किया गया, उसी का ये अनुवाद करते हैं, सुकरात की कथा है। और फिर उसके बाद हम लोग देखें तो ये टॉलस्टॉय और रस्किन का जो कॉन्सेप्ट है, टॉलस्टॉय और रस्किन औद्योगिक जो सभ्यता है उसकी पूरी तरीके से आलोचना करते हैं, आधुनिक सभ्यता की आलोचना करते हैं, औद्योगिक सभ्यता की आलोचना करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने टॉलस्टॉय और रस्किन से ग्रहण किया है। इसके साथ ही साथ वो प्लेटो की ही बुक है, तो प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट है, प्लेटो के आदर्शवाद और नैतिक मूल्यों का जो कॉन्सेप्ट है उससे वो काफ़ी अधिक प्रभावित थे। और बाइबिल जो है, बाइबिल का जब वो अध्ययन करते हैं तो बाइबिल से वो सीखते हैं कि कहते हैं कि पाप से घृणा करनी चाहिए, पापी से नहीं। पाप से घृणा की जानी चाहिए, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। क्योंकि जब हम गांधी का जो कॉन्सेप्ट देखेंगे भी, मानव स्वभाव जब देखेंगे तो उसमें वो बताते हैं, कहते हैं कि कोई भी मनुष्य पूर्ण रूप से अच्छा नहीं होता है। हर मनुष्य में उसको एक अच्छे स्तर पर जाने की एक गुण होता है, प्रवृत्ति होती है। तो अगर उसे अच्छी प्रवृत्ति के आधार पर उसको मौका मिलता जाएगा तो वो अच्छा बन पाएगा, यानी कि वो अपनी कमियों को देखेगा और फिर उसमें सुधार करेगा। तो इसी वजह से वो गांधी का जो कॉन्सेप्ट रहा है, वो कहते हैं कि पाप से घृणा करनी चाहिए, पापी से नहीं। इसके साथ ही आगे हम लोग देखते हैं इनके द्वारा लिखी गई जो कुछ पुस्तकें हैं, गांधी जी ने खुद जो बुक्स लिखी हैं उसके बारे में देख लेते हैं। गांधी जी की पुस्तकों में अगर हम लोग देखें तो इसमें खादी, सर्वोदय, सर्वोदय है, सत्याग्रह है, गीता बोध, हिंद स्वराज, इसको अभी हम लोग अलग से देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट है, क्या विचार दिया है। फिर उसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये इनकी आत्मकथा है, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ 1929। फिर इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया लगभग 1947 में। फिर उसके बाद नॉन वायलेंस इन पीस एंड वॉर, नॉन वायलेंस इन पीस एंड वॉर, ये इनकी कुछ मुख्य किताबें हैं। गीता बोध, सर्वोदय, सत्याग्रह, हिंद स्वराज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ उनकी आत्मकथा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर नॉन वायलेंस इन पीस एंड वॉर, इंडिया ऑफ माई ड्रीम। उसके बाद ये रही इनकी कुछ पुस्तकें। इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं इन्होंने कुछ समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया। समाचार पत्र में देखें तो हम लोगों ने जो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने जो पत्रिकाएं पब्लिश किया था उसको हम लोगों ने देखा था कि इंडियन ओपिनियन और ग्रीन पैम्फलेट था। फिर उसके बाद इंडिया में भी इन्होंने कई पत्रिकाओं का पब्लिकेशन किया, जैसे यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, ये इनकी साप्ताहिक, हरिजन और नवजीवन की साप्ताहिक पत्रिका थी। हरिजन के 1933 में ये पब्लिश करते हैं। और यंग इंडिया जो थी उनकी शुरुआत में तो यंग इंडिया की जो शुरुआत की है इन्होंने 1919 से लेकर के 1931 तक इन्होंने पब्लिकेशन किया। ये भी इनकी साप्ताहिक पत्रिका थी और इंग्लिश में आती थी। और जो नवजीवन है वो 1 नवंबर 1947 से शुरू किया, ये भी उनकी साप्ताहिक पत्रिका थी, इंग्लिश में आती थी। तो ये मुख्य कुछ समाचार पत्र या समाचार
पत्रिकाएं थी जिसका पब्लिकेशन गांधी इंडिया में किया, और दक्षिण अफ्रीका में ग्रीन पैम्फलेट और इंडियन ओपिनियन है। अब हम लोग देख लेते हैं गांधी का जो कॉन्सेप्ट है, स्पेशली हिंद स्वराज उनकी महत्वपूर्ण बुक है। इसी में इन्होंने आधुनिक सभ्यता, जो पश्चिमी सभ्यता है, उसकी घोर आलोचना की है। तो उसको अब हम लोग एज अ टॉपिक के रूप में थोड़ा देख लेते हैं। हिंद स्वराज, इसमें क्या कॉन्सेप्ट या क्या विचार है उसको हम लोग देते हैं। इसका पब्लिकेशन 1909 में, इसको गांधी जी जब लंदन से दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे उसी दौरान रास्ते में ये बुक उन्होंने लिखा हुआ है। हिंद स्वराज संवाद शैली में लिखी गई है, डायलॉग मेथड में। चूँकि हम लोग देखते हैं प्लेटो का भी जो बुक्स हैं वो संवाद शैली में लिखी हुई है, तो अपोलॉजी का भी इन्होंने अनुवाद किया। फिर उसके बाद हिंद स्वराज जो है वो संवाद शैली में लिखी गई है, और इसमें 20 अध्याय हैं। ये पूछा गया है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर ने एग्ज़ाम की, गांधी जी के हिंद स्वराज में कितने अध्याय हैं, तो 20 अध्याय हैं। इसको सबसे पहले इन्होंने गुजराती भाषा में लिखा था, लेकिन बाद में फिर गांधी जी के द्वारा ही इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। मूल रूप से तो गुजराती भाषा में लिखी गई है, लेकिन बाद में गांधी जी के ही द्वारा इसको अंग्रेजी में भी लिखा या इसका अनुवाद किया जाता है। ये जो हिंद स्वराज है, इस पुस्तक में गांधी जी जो विशाल औद्योगिकीकरण है, हम लोग देखते हैं कि इसमें इनका क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसमें इन्होंने जो विशाल उद्योग है, विशाल उद्योगों, मशीनीकरण, विशाल उद्योगों, मशीनीकरण, पाश्चात्य जो व्यापारवाद, वाणिज्यवाद की संकल्पना है, उपभोक्तावाद, इन सभी चीज़ों की खूब आलोचना करते हैं। उपभोक्तावाद है, और साम्राज्यवाद का जो कॉन्सेप्ट है, धर्मनिरपेक्षतावाद की जो संकल्पना है, साम्राज्यवाद, धर्मनिरपेक्षतावाद, इन सभी कॉन्सेप्ट का वो खूब आलोचना करते हैं। जैसे धर्मनिरपेक्षतावाद की बात हम लोग करते हैं, वो कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि धर्म के बिना जो राजनीति है वो मृत्यु का जंजाल है, मतलब धर्म से अलग नहीं किया जा सकता। और उद्योग और मशीनीकरण की वो खूब आलोचना करते हैं। और इसके साथ ही जो ये बुक है हिंद स्वराज, इसके अंतर्गत उन्होंने जो आधुनिक पश्चिमी सभ्यता है उसकी संस्कृति है, पश्चिमी सभ्यता संस्कृति है, और हिंदुस्तान की मतलब जो दशा है उसकी वजह से, और जो बंगाल विभाजन का कॉन्सेप्ट है, कांग्रेस के जो कार्यविधियाँ हैं, जो करने वाले, उसको देखभाल करने वाले लोग हैं, हिंसा, अहिंसा, और उसके साथ ही साथ साम्राज्यवाद, सत्याग्रह, और भारत की जो कई ढेर सारी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं पर वो बताते हैं कि कैसे या किस प्रकार से स्वराज्य प्राप्त किया जाएगा और इन समस्याओं से कैसे निदान किया जा सकता है। तो इन सभी का वो विस्तृत वर्णन दिए हैं। जो हिंद स्वराज है उसमें जो पूछने वाला है, डायलॉग मेथड में स्पेशली लिखी गई है, तो एक राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो क्वेश्चन करता है और गांधी जी के द्वारा उसका आंसर दिया जाता है। तो जो गांधी जी का जो बुक है, स्पेशली क्वेश्चन ये रहता है कि किस बुक में गांधी जी ने जो पश्चिमी सभ्यता है उसकी आलोचना किया है, तो हिंद स्वराज के अंतर्गत ही। तो इसमें जो गांधी जी पाश्चात्य सभ्यता को ये मानव के अंधे युग का प्रतीक मानते हैं। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता को मानव के अंधे युग का प्रतीक मानते हैं। अंधे युग का प्रतीक माना है कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो मनुष्य के अंधे युग का प्रतीक है, और पश्चिमी सभ्यता पश्चिमी सभ्यता को पाश्विक सभ्यता और नैतिक दिवालियापन बताया है। पाश्विक
सभ्यता पशु के समान उपभोग करने वाली, उपभोक्तावाद को बढ़ावा देती है। इन सभी चीज़ों का, चूँकि जो गांधी का कॉन्सेप्ट है वो कहते हैं कि प्रकृति का जो है व्यक्ति के आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, उसके लालच को नहीं। जबकि जो पश्चिमी सभ्यता है वो अधिक से अधिक लोभ, लालच इन्हीं से प्रेरित है। तो पाशविक सभ्यता और नैतिक दिवालियापन बताते हैं। इसके साथ ही जो हिंद स्वराज में स्पेशली गांधी जी का जो स्वराज शब्द का है, उसका मतलब है कि ब्रिटिश, उसका मतलब ना केवल ब्रिटिश शासन से आज़ादी प्राप्त करना है, बल्कि वो व्यक्ति का स्वयं के स्वरूल, अपना शासन, व्यक्ति का अपने ऊपर शासन का जो कॉन्सेप्ट है उसको बताते हैं। और वो कहते हैं यह तभी संभव है, व्यक्ति का अपने ऊपर शासन तभी संभव है जब व्यक्ति सत्याग्रह और स्वदेशी और आत्मबल का प्रयोग करेगा। यही एक रास्ता है कि व्यक्ति को उसको खुद के ऊपर शासन करने का एक रास्ता प्रदान करेगा। इसके साथ गांधी अपनी बुक जो हिंद स्वराज है, इसके बारे में वो कहते हैं कि जो मेरी ये छोटी सी जो किताब है, यानी कि हिंद स्वराज के बारे में वो कहते हैं कि मेरी ये छोटी सी जो किताब है ये इतनी निर्दोष है कि इसको बच्चों के हाथों में भी दिया जा सकता है, क्योंकि यह द्वेष और जो ईर्ष्या है उसके स्थान पर प्रेम सिखाती है, प्रेम भाव सिखाती है, और पशु बल के खिलाफ लड़ने के लिए, उसका विरोध करने के लिए आत्मबल प्रदान करती है। तो इसकी मतलब ये अपनी बुक हिंद स्वराज के बारे में बताते हैं। इसके साथ ही वो जो गांधी हैं, ब्रिटिश जो संसदीय प्रणाली है उसकी भी आलोचना करते हैं। ब्रिटिश संसदीय मतलब ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है, इसकी आलोचना किए हैं। आलोचना करते हुए इसको बांझ या वेश्या की संकल्पना दिए हैं, और उसमें प्रधानमंत्री का जो भी पद है उसकी भी आलोचना करते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ पर जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वहाँ उस समस्याओं के निदान के लिए ब्रिटिश संसद अच्छे से कदम नहीं उठा पाती है, तो इसका कोई महत्व नहीं है। ब्रिटिश, वो कहते हैं कि जो ब्रिटिश संसद है वो सिर्फ प्रजा का खिलौना है, और यह खिलौना प्रजा को काफ़ी भारी खर्च में डाल देता है, तो इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है। और इसके साथ ही गांधी जो इसी बुक में औद्योगिकीकरण, मशीनीकरण, इन सब को आलोचना किए हैं। आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता है उसको अभिशाप मानते हैं, और उन्होंने जो मशीन है उसको सांप की पिटारी बताया है। मशीनों को गांधी जी सांप की पिटारी बताते हैं कि ये सांप की पिटारी है, क्योंकि इसमें विष के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है। गांधी इसके साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो इनका जो रहा है, जैसे गांधी जी शुरुआत में तो जब इंडिया आते हैं तो वहाँ पे अंग्रेज़ों का सहायता करते हैं। जैसे कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें अंग्रेज़ का ही सपोर्ट किए, और उसमें भारत के लोगों को ब्रिटिश सेना में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसी वजह से इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट के रूप में भी जाना जाता है। तो ये सभी इनके जो मतलब रिलेटेड जो फैक्ट था वो सब हम लोग देखें। अभी गांधी जी के बारे में देखें तो इनके ऊपर ढेर सारे लोगों ने बुक्स लिखी है, तो उसको देख लेते हैं। गांधी पर लिखी गई किताबें, अलग अलग लोगों ने कई किताबें लिखी हैं। जैसे आई फॉलो महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी की है। आई फॉलो महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी। फिर उसके बाद द गांधीयन वे, कृपलानी के द्वारा यही लिखी, ये भी कृपलानी की है। महात्मा गांधी द लास्ट फेज ऑफ डिस्कवरी ऑफ सत्याग्रह, ये प्यारेलाल नैयर का है। महात्मा गांधी
द लास्ट फेज ऑफ डिस्कवरी ऑफ सत्याग्रह, डिस्कवरी ऑफ सत्याग्रह, प्यारेलाल नैयर। प्यारेलाल नैयर। द इन सर्च ऑफ गांधी, रिचर्ड एटनबरो। इन सर्च ऑफ गांधी, रिचर्ड एटनबरो। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुईस फिशर। लुई फिशर। लुई फिशर के द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, द गुड वुडमैन, राजमोहन गांधी। राजमोहन गांधी। द गुड वुडमैन, राजमोहन गांधी। गांधी एंड मार्क्स, केजी मसरूवाला। किशोरीलाल मशरूवाला, केजी मशरूवाला। केजी मसरूवाला। द गांधीज पॉलिटिकल फिलॉसफी, अ क्रिटिकल रिवॉल्यूशन। पॉलिटिकल फिलॉसफी। भिखू पारेख, कुलून करके अ क्रिटिकल रिवॉल्यूशन भिखू पारेख की है। इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा। एट द फी ऑफ महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एट द फी ऑफ महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद। एट द फी ऑफ, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं ढेर सारी बुक्स इनके ऊपर लिखी गई है। गांधी एंड स्टालिन लुई फिशर की है, फिर महात्मा वर्सेस गांधी दिनकर जोशी की है। तो इनके ऊपर इतनी सारी बुक्स अलग अलग विचारकों ने लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग गांधी का जो फैक्चुअल जो कॉन्सेप्ट था, मतलब फैक्चुअल जो चीज़ें थी उसको कवर कर लिए हैं। और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग गांधी का जो राजनीतिक दर्शन है, जैसे उसमें मानव स्वभाव के बारे में उनका चिंतन है, साधन साध्य का जो कॉन्सेप्ट है, या राज्य के बारे पे जो कॉन्सेप्ट है, या पंचायती राज से संबंधित जो उनका कॉन्सेप्ट है, उसको देखेंगे। धन्यवाद।